नमस्कार, मैं राजेश पोल खोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज हमारे मेहमान हैं हिमांशु बिजलाण जी और हिमांशु बिजलाण जी का सीधा संबंध है नरेंद्र नगर विधानसभा से। 2022 का दंगल शुरू हो चुका है और हिमांशु बिजलाण जी उस क्षेत्र से पिछली बार भी प्रत्याशी थे और इस बार भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे उस विधानसभा की जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी भी है। तो सबसे पहले समय देने के लिए बिजलाण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब। हिमांशु बिजलाण जी की मैं बात करूं तो जिला अध्यक्ष हैं इस समय ये नरेंद्र नगर के और देवप्रयाग के। हिमांशु बिजलाण जी, अभी बहुत सारी की चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं, जैसे टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, उसको लेके कवायद चल रही है, उन पे मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ा मामला आपके ऊपर चल रहा है 2018 का एक मामला है जिसके ऊपर मुकदमे भी आपके ऊपर हुए हैं और गिरफ्तारी की तलवार भी लटका रखी है सरकार ने, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, देवभूमि के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमारी तीर्थ नगरी जो है डालवाला मुनि की रहती, जो ऋषि मुनियों की तपस्थली है, वहाँ जब शराब की दुकान खोली गई थी हम लोगों ने उस दुकान का विरोध किया था। और मई जून माह की गर्मी में, तपती गर्मी में, हम लोगों ने 46 दिन तक धरना देने का काम किया था। और हमारा विरोध था कि ये ऋषि मुनियों की तपस्थली और देवभूमि की जो गरिमा है, उस गरिमा की रक्षा करने के लिए हम लोग इस शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। और उस समय 46 दिन के धरने के बाद माँ भद्रकाली का एक मंदिर है, बड़ा काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ है। वहाँ भद्रकाली मंदिर के समीप जो है ट्रक में उस शराब की बिक्री की जा रही थी। हमने वहाँ रोष जताया, आक्रोश जताया और थोड़ी बहुत होती है उसमें झिंगा मस्ती, उसमें हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। और गिरफ्तारी हमको वहाँ उप जिलाधिकारी की, उसमें कोर्ट में ले जाया गया और तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्री लक्ष्मीराज चौहान जी ने हमारे को बाइज्जत बरी कर दिया। और कुछ दिनों के बाद हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वो हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी। उस संयुक्त संघर्ष समिति में मैं था और पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जी भी हमारे साथ थे और गिरफ्तारी भी हम दोनों के साथ हुई थी। पर चूंकि ओम गोपाल रावत जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, ओम गोपाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो उन मुकदमों में ओम गोपाल रावत जी का नाम हटा दिया गया और वो मुकदमे जो मेरे और मेरे साथियों के ऊपर ला दिए गए। अभी मुझे पता चला कि मेरे गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। तो मेरा कहना है कि मैं तो मेरे जब कोई दोस्त, जब मुझे उस समय लक्ष्मीराज चौहान जी ने दोष मुक्त किया, हम तो पुलिस की गाड़ी में बैठा के ले गए थे और हमें बिना किसी कारण ने छोड़ दिया था। हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमने कोई जमानत नहीं ली है, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। और अब हमारे ऊपर जो गैर जमानती वारंट जारी किए गए, तो मैंने कल मेरी इस मामले में जो हमारी ढालवाला की चौकी प्रभारी है पिंकी तोमर जी से बात हुई, एसओ जो हमारे भंडारी जी उनसे बात हुई। मैंने कहा मैं अपने कार्यालय में बैठा हूँ, कांग्रेस कार्यालय ढालवाला में, और हमारी मीटिंग थी राहुल गांधी जी की तैयारी को लेकर। मैंने कहा आप आज चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे अभी समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि समाचार पत्रों में लगे अभी उसके घर में दबिश दी गई। दबिश देने की जरूरत नहीं, मैं तो इस समय भी खुला घूम रहा हूँ और मैं कल भी अपने ऑफिस में पूरे दिन बैठा रहा। मैं समझता हूँ कि ये तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और अगर गलत काम का विरोध करना, मैं अगर अपराध की उसमें श्रेणी में आता तो मैं ऐसे अपराध 100 बार करूँगा। चलिए, मैं इस समय थोड़ा सा एक चीज़ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक संयुक्त संघर्ष समिति बनती है, उसमें ओम गोपाल रावत जी भी होते हैं, हिमांशु बिजलाण जी भी होते हैं, अनेक लोग होते हैं, लेकिन मुकदमे सिर्फ हिमांशु बिजलाण जी और अन्य पे होते हैं। और ओम गोपाल रावत जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या वहाँ चले जाते हैं तो उन्हें बचा लिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिमांशु बिजलाण जी कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात चल रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में के नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए, मैं समझता हूँ यही कारण रहा। और क्या कारण हो सकता है उनका नाम, जबकि पूरे ढलवाला क्षेत्र की जनता जानती है। और उस समय के मेरे पास वीडियो फुटेज भी हैं, अखबार की कटिंग भी हैं, जिसमें हम दोनों थे, वो भी थे और मैं भी था। बात यह है कि प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता है कि उनका नाम क्यों हटाया गया, जब उनको वो अपराध की श्रेणी में नहीं है तो मुझे अपराधी क्यों बनाया गया, मेरा प्रश्न है। चलिए, हिमांशु बिजलाण जी की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र नगर विधानसभा से ये इस बार भी तैयारी कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस थोड़ा अपना दमखम दिखाने के लिए आगे बढ़ रही है। हिमांशु बिजलाण जी, अब जो मुकदमे हैं उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि आज हिमांशु बिजलाण जी हमारे कार्यालय में बैठे हुए हैं, राजपुर रोड कार्यालय में है, साक्षात्कार आप लाइव देख रहे हैं।
और नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो रखे हैं जिस आदमी के, वो आदमी हमारे सामने बैठे हैं और उनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। क्या ये कानून का मजाक है या कानून का मजाक उड़वाया जा रहा है? और कौन वो लोग हैं ये कानून का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि कानून की सब लोग इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। इसके पीछे किसका हाथ आप मानते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गए, आप कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तार कर लो? कल भी मैं किसी न्यूज़ चैनल में देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि भाई गिरफ्तार क्यों नहीं करते। वही सवाल हम भी कर रहे हैं कि भाई अगर आपके नॉन अवेलेबल वारंट हैं तो आप यहाँ कैसे हैं, हमारे साथ कैसे साक्षात्कार में गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ये तो वही बता सकते हैं जी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे तो समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे घर में दबिश दी गई, और मैं समझता हूँ मुझे कोई नोटिस भी इशू नहीं हुआ है। मुझे समन आते हैं, समन में रिसीट। अच्छा, दबिश दी गई थी? हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने समाचार पत्रों में मालूम किया कि दबिश दी गई। मैं तो दिन भर अपने कार्यालय में बैठा हूँ, मैं कल प्रेस भी में भी था, मेरे हिसाब से तो कोई दबिश नहीं दी गई। ये बिजवान जी एक बहुत बड़ा खेल होता है। एक मुकदमा मेरे ऊपर भी ये 384 का 10 जनवरी को हुआ था, अखबार में निकल गया, लेकिन उस मुकदमे का अभी तक क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन डराने की, धमकाने की और बदनाम करने की साजिशें भी तो हो सकती हैं, क्या मानते हो? बिल्कुल साजिश ही है। हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के लोग हैं, और गांधीवादी तरीके से हमने 46 दिन तक अपना आंदोलन चलाया। और अगर उस आंदोलन को अपराध की श्रेणी में लाते तो मुझे ऐसा अपराध 100 बार स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको डरा धमका के वो ओम गोपाल रावत जी की तरह भाजपा में खींचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग। आप हैं, लेकिन हो सकता है कोशिश उनकी ये हो। ऐसी नाकाम कोशिश वो 1000 बार करे, ऐसा संभव नहीं है। हम जन्म से कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। चलिए, जन्म से कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हुए। 19 तो नहीं कहूँगा, मेरे ऊपर टोटल जो जितने उस समय महामारी अधिनियम के तहत जितने भी सरकारी कार्य में बाधा, महामारी अधिनियम, मेरे पास प्रताप नगर के से फ़ोन आया कि एक गर्भवती महिला है जिनको कल से खाना नहीं मिला है। जिनने उस फर्स्ट फेज़ की बात है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पूर्णानंद इंटर कॉलेज में उनको वहाँ क्वारंटाइन किया गया था। जब मैं वहाँ गया तो मेरी दया आ गई। भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में 50-50 लोगों को ठूसा गया था। तो उस बहन का फ़ोन आया मुझे कि भैया कल से खाना नहीं मिला है और अब मैं गर्भवती हूँ। तो मैं अपनी खाद्य सामग्री, फल वल लेके वहाँ लोगों को फल वितरण करने गया। इवन मास्क और सैनिटाइजर भी मैंने वहाँ लोगों को दिया। और वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पे हमारे जो इस समय सूबे के कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, वहाँ थे। तो मैंने कहा, जब उनको बगल में 200 मीटर दूरी गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। मैंने बोला वहाँ लाइव आके कि मैंने कहा, सुबोध उनियाल जी अगर मेरी बात सुन रहे तो आके देखें स्थिति क्या है। कल से खाना नहीं मिला। इवन प्रथम के 2-3 दिनों तक तो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिस कर्मी, उनके भी भोजन की व्यवस्था ये नहीं कर पाए थे। तो हमने लोगों को भोजन वितरित करने का काम किया। तो मेरे को 14 दिन के लिए उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया और हमारे ऊपर मुकदमे लाद दिए। तो उस समय तो मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई तो नहीं है उनसे? कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं। मैंने एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया था, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब हमारे प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड में आ रहे थे तो इन्होंने सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर लाद दी थी। मैंने आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी हासिल की कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे टिहरी जनपद के लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और 7 करोड़ रुपए, क्योंकि उस समय हमारे जो क्षेत्र के विधायक और सूबे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे कोविड को लेकर प्रभारी मंत्री थे। तो 7 करोड़ रुपए 2 माह बीत जाने के बाद भी मात्र 5 लाख रुपये उसमें से खर्च हुआ, और 6 करोड़ 95 लाख रुपए वहीं एज इट इज पड़े हुए थे। आप देखिए, अगर मैं समझता हूँ हमारे यहाँ 6 विधानसभाएं हैं, 7 करोड़ रुपए अगर आया था तो एक ग्राम सभा में लगभग, हमारी जो विधानसभा में 1 करोड़ लगभग 16-17 लाख रुपए आता, और उस समय 164 ग्राम सभाओं में हमारे 60-70 हज़ार 75 हज़ार रुपये ग्राम प्रधान को मिलते, जो उस समय प्रवासी उत्तराखंडी जो ग्राम प्रधान के भरोसे उन्होंने जिम्मे डाल दिए थे। अगर 60-70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये उनको धनराशि मिलती तो कहीं ना कहीं वो और अच्छी व्यवस्था कर सकते थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी ग्राम प्रधानों का, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत उससे जो लोग बाहर से प्रवासी उत्तराखंडी हमारे भाई आए थे उनको ठहराने का काम किया और उनको क्वारंटाइन करने का काम किया। उसके अलावा निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान बधाई के पात्र हैं। तो सरकारें अक्सर बुरा तब मानती हैं, नाराज तब होती हैं जब उनके काम आप करेंगे तो वो तो नाराज होंगी। सीधा सीधा पंगा ले लिया आपने। आप पंगे ले ही क्यों रहे सरकार से? पंगा लोगे तो वो तो उनके हाथ में तो सत्ता है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, आपको पंगा लगता है तो ऐसा पंगा हम ले बार बार। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे लगता है, वो सरकार को लग रहा है ना पंगा, आप ले रहे हो।
बार बार ऐसा है। देखिए, हमारी ढालवाला मुनि की रेती की अगर मैं स्थिति बताऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके सभासद, वर्तमान सभासद और उस समय हमारे जो SHO मुनि की रेती थे राम किशोर सकलानी जी, उनके ऊपर आरोप लगाया कि इनकी उसकी CCTV फुटेज भी है कि शराब की दुकान बाकायदा खोली गई और वहाँ से शराब की पेटियां निकलते हुए वीडियो फुटेज हैं, और इनके सभासद ने आरोप लगाया कि शराब की बिक्री हो रही है। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ढालवाला मुनि की रेती में कोविड काल के दौरान जब लोग खाने के लिए परेशान थे, राशन के लिए परेशान थे, दवाई के लिए परेशान थे, तो लोगों को बाकायदा कोविड सेवक के नाम से कार्ड इशू किए गए। और वो कोविड सेवक पूरा ढालवाला मुनि के क्षेत्र की जनता जानती है कि उन्होंने वहाँ घर घर दारू सप्लाई करने का काम कर रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके सभासद कर रहे हैं, और अखबार में भी कई बार ये सूचना हुई। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन शराब की दुकान खोली गई उससे एक दिन पहले मैंने हमारे तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के माध्यम से जिलाधिकारी, उस समय जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल को एक पत्र जारी किया। मैंने कहा कल जब ये दुकान खोली जाएगी तो उस दुकान की वीडियोग्राफी कराई जाए और स्टॉक की जांच हो। मैं हंसी आएगी, आपको हंसी आएगी कि वो संडे के दिन दुकान खुलने से एक दिन पहले हमारी उस समय आबकारी निरीक्षक, शायद मैं नाम अगर कंफ्यूज नहीं होता, प्रेरणा बिष्ट थी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो एक दिन पहले बिल्कुल अफरा तफरी में आई, दुकान खोली, सील खोली और पूरा स्टॉक जो उन्होंने बोल दिया पूरा स्टॉक प्रॉपर है, जबकि दुकान अगले दिन खोलनी थी। मैं जब पहुंचा तो कह रहे कि तो ऑलरेडी स्टॉक की जांच हो चुकी है, स्टॉक पूरा है। तो कहीं ना कहीं ये आबकारी विभाग भी इसमें मिला हुआ था, क्योंकि ये दुकान जो है ये बड़ी विवादास्पद दुकान है। चलिए, उस समय का एक डायलॉग था हमारा, जब ये सब चीज़ें होती थी तो हम कहते थे कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहेगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और आज हमारे साथ हिमांशु बिजलान जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र नगर के और देवप्रयाग के। हिमांशु बिजलान जी, 2022 का दंगल शुरू हो रहा है, सीधा मुकाबला आप किससे मानते हैं? क्या आपका मुकाबला ओम गोपाल रावत से है या कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से? देखिए, अभी तो ये खुद उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा। मैं मानता हूँ मेरा सीधा मुकाबला जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उससे होगा। अब उनको खुद नहीं मालूम कि ओम गोपाल रावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे या सुबोध उनियाल जी रहेंगे। जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा मेरा सीधा मुकाबला उनसे होगा। विधानसभा की अगर हम बात करें तो बहुत से फोन मेरे पास में भी आते हैं नरेंद्र नगर से, जहां सड़कें बुरा हाल हैं, इधर आगरा खाल की तरफ जाते हैं तो वहां नेटवर्क ही नहीं है। हाँ, शहर को बड़े अच्छे से चमकाया गया है, लेकिन जो इंटीरियर का इलाका है, गांव का इलाका है, वहां पीने का पानी नहीं है। तो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है उस क्षेत्र में, तो विकास के कदम गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे होंगे? मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात काटूंगा। आपने कहा कि शहर को अच्छी तरीके से चमकाया गया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ढालवाला मुनि के क्षेत्र का भ्रमण करें। जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर हमने भी आक्रोश रैली भी निकाली थी, पद यात्रा करी थी 5 किलोमीटर की। इतनी बुरी स्थिति है कि पूरी सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दो लोगों की मौत भी हो चुकी है उन गड्ढों की वजह से, पर इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। इनकी लड़ाई अभी तक ये चल रही है कि अपने पसंद का ठेकेदार को काम देने के चक्कर में 6 महीने से सड़कों की बदहाल स्थिति है। तो शहरों की भी स्थिति खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो तो आज हम सड़क, बिजली, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए भाई साहब, 75 साल आज़ादी हुए। हम तो 2000 जब पहली बार हमारी सरकार बनी 2002 में, तब से आज तक 20 साल हो गए। आज भी हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 6 महीने पहले एक गांव में आपदा आती है, सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। मैं खुद जाके मैंने उस गांव का दौरा किया। बच्चे आज भी 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाने को मजबूर है। आज भी सड़क ज्यों की तुम्हें, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई तो पाइपलाइन तक वो रिपेयर नहीं करा पाए, ये स्थिति है। आज भी हम पानी, बिजली, सड़क के लिए मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, फिर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत इस समय कद्दावर नेता, वो कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे होंगे? देखिए, ओम गोपाल रावत जी और सुबोध उनियाल जी दोनों एक नाव में सवार हैं। दोनों, अब क्या बोलूं, हेड एंड टेल चल रहा है उनका। दोनों चल रहे हैं, एक नाव में सवार है। अब ओम गोपाल रावत जी की मजबूरी है, ये दोनों जब, अब क्या बोलूं मैं, पार्टनर ही समझो एक तरीके से। जब एक ही पार्टी के सवार है, अपनी पार्टी में प्रश्न चिन्ह ओम गोपाल जी रावत जी कैसे उठाएंगे? अब उनको भी उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहा होगा। इस बार वो निर्दलीय लड़े थे। पहले उत्तराखंड क्रांति दल से वो 2007 में चुनाव जीते थे 4 वोट से, और उत्तराखंड क्रांति दल के बाद उन लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए। फिर बीजेपी से चुनाव लड़े, फिर बीजेपी से टिकट कटा, फिर निर्दलीय लड़ गए, फिर निर्दलीय चुनाव हारे, उसके बाद फिर दोबारा भाजपा में आ गए। तो अब सुबोध उनियाल जी वो एक ही पार्टी में, तो अपने पार्टी के, समझो कि अपनी पार्टी के ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? ओम गोपाल जी तो अपना दोनों
दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है, मैं समझता हूँ ओंगोपाल रावत जी। अच्छा, उनकी तो ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन जनता के साथ में तो ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। जनता तो बेहाल है। मैं खुद गया हूं नरेंद्र नगर विधानसभा में, विकास पहुंच नहीं रहा है गांव तक। देखिए, जब सुबोध उनियाल जी कृषि मंत्री बने थे तो निश्चित रूप से मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। जब जिस विधानसभा का, चाहे वो हम पार्टी में हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, पर जब हमारे विधानसभा का विधायक सूबे का कैबिनेट मंत्री बना, पहले तो हमें खुशी हुई, मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में विकास हो। पर दुख इस बात का, आज भी हमारा जो कृषक है वो सुअर, अपने जंगली जानवरों से, बंदरों से और अपने भालू से संघर्ष करने, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हमने पिछली बार हरीश रावत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम बंदरों के लिए बधिया केंद्र खोलेंगे, सुअरों के लिए रोकने के लिए सौर ऊर्जा वाली दीवारें लगाएंगे। मैं कहीं कोई ऐसा कुछ कृषि के क्षेत्र में समझता हूँ सबसे बुरी स्थिति नरेंद्र नगर की है। एक भी आप कोई ऐसी बेल्ट नहीं बताते जिसको कहीं मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनिक क्षेत्र में कुछ उन्होंने किया हो। कृषक, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं थी। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि फूलों की खेती के लिए एक हमारे क्यूली पालकोट क्षेत्र है, वहाँ सॉइल टेस्टिंग भी हुई थी, उस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। वहाँ का कृषक जो है काम करना चाहता है, और सुबोध उनियाल जी के पास एक अवसर था। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अगर वो चाहते तो एक उत्कृष्ट विधानसभा बना सकते थे। कोई, मैं समझता नहीं मुझे उनकी तरफ से कहीं कोई चकबंदी के क्षेत्र में उनके पास अवसर था, चकबंदी कर सकते थे, कहीं कुछ नहीं है। कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल शून्य है। और अगर नैननगर विधानसभा की बात करेंगे तो आज PWD 12 वर्ष हो गए, एक एक्शन आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान 12 वर्ष से नैननगर में टिके हुए हैं। अभी तत्कालीन हमारे जो वो हैं PWD मिनिस्टर सतपाल महाराज जी द्वारा उनका ट्रांसफ़र किया गया, पर सुबोध उनियाल जी अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते उनको वापस PWD ले आए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुबोध उनियाल जी का आरिफ खान से क्या ऐसा रिश्ता है जो उनको छोड़ना नहीं चाहते। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग दर्शक बड़े गौर से सुने, ये रिश्ता क्या कहलाता है। 12 सालों से एक ही जगह जमे हुए हैं आरिफ खान, एक्शन है PWD के, और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी की चीजें हमें भी पता है। अगर बहुत सारी की चीजें जांच पे आई तो बहुत सारी की चीजें खुलेंगी, बड़े सारी के राज हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, चलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है इस पर कभी और दिन बात करेंगे। 2022 में हिमांशु बिजलान जी की क्या तैयारी है, जीत की कितनी संभावना के करीब हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार नैननगर विधानसभा में जीती। उत्तराखंड क्रांति दल अवश्य जीती है 2007 में, पर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार यहाँ कमल खिला नैननगर में, और वो खिल गया और मुरझा भी गया। निश्चित रूप से हमेशा से कांग्रेस जीतती आई, और 2022 में कांग्रेस का उदय होगा, और 2022 में कांग्रेस बहुमत से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। जनता जानती है जो भी विकास कार्य हुए कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के सुबोध उनियाल जी आए हैं, विकास बिल्कुल जो गति थी वो खत्म हो गई है। जब कांग्रेस के विरोध में पार्टी ने मतदान किया, चाहे वो गोपाल रावत जी को यूकेडी के रूप में वोट देकर दिया हो, चाहे सुबोध उनियाल जी को, तब तक जनता को निराशा ही मिली है। तो जनता बुरी आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की ओर देख रही है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए एक चीज और बता दूं जाते जाते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी परेड ग्राउंड में आए थे और उन्होंने गढ़वाली में बोला था कि नमस्कार मेरा भाई बहनों। मैं ये सोच रहा हूं कि पिछली बार भी वो 2017 में आए थे और ऐसा ही नमस्कार उन्होंने किया था। और ये भी एक अजीब बात है कि यहाँ चमत्कार को नमस्कार हो जाते हैं। तो बिजलान जी जो कह रहे हैं उनकी बात में कितना दम है, और मोदी जी ने जो कहा उसका असर क्या होगा 2022 में, ये तो अभी तय होना बाकी है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।